जलियांवाला बाग की कहानी को अक्सर हम गोलियों और मौतों के आंकड़ों में ही याद करते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है। ये कहानी है डर की, अपमान की और उस हिम्मत की जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए आज हम उन आंकड़ों से आगे बढ़कर उन इंसानी कहानियों को समझते हैं जिन्होंने इस घटना को हमेशा के लिए हमारे जहन में जिंदा रखा है। किसी भी बड़ी ऐतिहासिक घटना को अगर सही मायने में समझना हो तो सबसे पहले उसके इंसानी पहलू से जुड़ना जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस रात की एक कहानी से। ये शब्द हैं रतन देवी के, जो उस हत्याकांड की एक चश्मदीद गवाह थीं। उनके ये सवाल आज भी हवा में गूंजते हैं। उनके इन शब्दों में जो दर्द है, जो गुस्सा है, वो उस दौर की पूरी भावना को हमारे सामने लाकर रख देता है। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, हर तरफ खौफ का माहौल है, लेकिन रतन देवी ने अपने पति के शव को अकेला छोड़ने से साफ मना कर दिया। ये सिर्फ एक पत्नी का दुख नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के सामने एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर विद्रोह था। और बात सिर्फ रतन देवी की नहीं थी। 6 महीने की गर्भवती अतर कौर, वो भी उस खौफनाक रात में अपने पति के शव के पास बैठी रहीं। बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने कुछ मुआवजा देने की कोशिश की तो इन दोनों बहादुर औरतों ने ये कहते हुए उसे ठुकरा दिया कि वे अपने पतियों के कातिलों से पैसे नहीं ले सकती। ये सिर्फ पैसा ठुकराना नहीं था, ये अपने स्वाभिमान का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हो गए? इस पूरे नरसंहार की जड़ें असल में कुछ हफ्ते पहले हुई घटनाओं में छुपी हुई थीं। शुरुआत हुई रॉलेट एक्ट से, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण हड़ताल बुलाई। लेकिन 10 अप्रैल को अमृतसर में मामला बिगड़ गया, जब 2 बड़े स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में गुस्सा भड़क उठा, विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, पुलिस ने गोलियां चलाईं और फिर जवाबी कार्रवाई में भीड़ ने बैंकों और सरकारी इमारतों को आग लगा दी और कुछ यूरोपियों की हत्या भी कर दी। इसी तनाव भरे माहौल के बीच आता है 13 अप्रैल 1919 का दिन, बैसाखी का दिन। सोचिए, अमृतसर में उस दिन एक तरफ त्योहार का उत्साह था तो दूसरी तरफ एक अनजाना सा डर और गुस्सा। जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। वहां हजारों लोग आकर इकट्ठे हुए। कुछ लोग तो बस बैसाखी का मेला देखने आए थे अपने परिवार के साथ, और कुछ लोग सरकार के बैन के बावजूद एक पॉलिटिकल मीटिंग में हिस्सा लेने। सबसे जरूरी बात, सबके सब निहत्थे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। और फिर वहां पहुंचा ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ। उसने आते ही बाग से निकलने का जो एक मुख्य रास्ता था उसे बंद करवा दिया। अब बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, कोई वार्निंग नहीं, लोगों को हटने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। और फिर गोलियां चलने लगीं। करीब 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड फायर किए गए एक निहत्थी भीड़ पर। यह कोई वार्निंग शॉट नहीं था, ये एक अंधाधुंध हमला था। फौजियों को ऑर्डर था कि तब तक गोलियां चलाओ जब तक तुम्हारे पास गोलियां खत्म ना हो जाएं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लगभग 400 लोग मारे गए, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार और जो चश्मदीद थे उनका कहना है कि असली संख्या इससे कहीं कहीं ज्यादा थी, शायद 1000 से भी ऊपर। और इन आंकड़ों का यही फर्क इस घटना की भयावहता को बताता है। ये सिर्फ फायरिंग नहीं थी, ये एक साफ साफ नरसंहार था। गोलियां तो रुक गईं, लेकिन अमृतसर का जलील होना अभी बाकी था। नरसंहार के बाद शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और इसके साथ शुरू हुआ जुल्म का एक नया दौर। ये ऑर्डर उस खास गली के लिए था जहां 10 अप्रैल को एक अंग्रेज मिशनरी मिस मार्सिला शर्वुड पर हमला हुआ था। डायर ने उस एक हमले का बदला पूरे अमृतसर से लेने की ठान ली। और ये ऑर्डर औपनिवेशिक मानसिकता का एक जीता जागता सबूत है। डायर का कहना था कि वो उस गली को पवित्र कर रहा है। सोच सकते? लेकिन असलियत में हिंदुस्तानियों के लिए इसका मतलब था पेट के बल कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगना। ये सिर्फ सजा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरे देश को, उसकी आत्मा को जलील करने की एक सोची समझी कोशिश थी। और विडंबना देखिए, डायर ने अपने इस बेहुदा ऑर्डर को सही ठहराते हुए क्या कहा? उसने कहा, हम महिलाओं को पवित्र मानते हैं। मतलब एक अंग्रेज महिला की पवित्रता के नाम पर उसने सैकड़ों हिंदुस्तानी मर्दों, औरतों और बच्चों की जान ले ली और पूरे शहर को जलील किया। देखिए, सरकारी रिपोर्टें हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती, है ना? इस पूरी त्रासदी का जो इंसानी दर्द है वो जिंदा रहा साहित्य में, लोगों की अपनी कहानियों में, खासकर उन औरतों की कहानियों में जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। इस पूरी कहानी में महिलाओं के कई अलग अलग किरदार हैं। एक तरफ रतन देवी और अतर कौर हैं जो हिंदुस्तानी हिम्मत की मिसाल बनी। दूसरी तरफ मिस शर्वुड,
जिनके ऊपर हुए हमले को पूरे शहर से बदला लेने का बहाना बना लिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि साहित्य के हिसाब से जनरल डायर की अपनी पत्नी मिसेस डायर भी अपने पति के इस काम से खुश नहीं थी। तो ये जो दबी हुई आवाजें हैं, ये सामने कैसे आती हैं? ये आती हैं एकेडमिक रिसर्च के जरिए, जो उस दौर के साहित्य को खंगालता है। यही रिसर्च इतिहास के उन पन्नों को भरती है जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड्स खाली छोड़ देते हैं, और हमें एक ज्यादा मुकम्मल, एक ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है। देखिए, जलियांवाला बाग सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये भारत की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। इसने ब्रिटिश राज के बारे में हिंदुस्तानियों की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये बदलाव आया कैसे? आखिर हुआ क्या था? बात यह है कि 1919 से पहले गांधी जी जैसे नेताओं को भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर ही इंसाफ मिल सकता है। लेकिन इस नरसंहार ने और उसके बाद जो जिल्लत झेलनी पड़ी, उसने इस विश्वास को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब ब्रिटिश राज का असली, उसका क्रूर चेहरा सबके सामने आ चुका था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे अहम उदाहरण कौन है? खुद महात्मा गांधी। एक इंसान जो कभी ब्रिटिश राज के साथ सहयोग करता था। उन्होंने अपने सारे वॉर मेडल्स लौटा दिए और ब्रिटिश एम्पायर को सेटानिक यानी शैतानी कह डाला। जलियांवाला बाग के बाद अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब मकसद सिर्फ सुधार नहीं था, अब मकसद था पूर्ण स्वराज। और ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम इतिहास को सिर्फ राजाओं और जनरलों की नजर से नहीं, बल्कि रतन देवी और अतर कौर जैसे आम लोगों की कहानियों से देखते हैं, तो हमारी समझ कैसे बदलती है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये इंसानी हिम्मत और जज्बे की कहानी है।